जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार का इतिहास से संबंधित एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। बिहार के इतिहास का यह पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्राचीन कालीन बिहार से संबंधित सभी एमसीक्यूज का अध्ययन करेंगे। यह बिहार स्पेशल सीरीज है और बिहार स्पेशल सीरीज का पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार वीडियो आती रहेगी और 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल डैश लाख वर्ष पूर्व माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल कहलाती है। प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाती है? तो अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत काल कहलाती है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिखित स्रोत का काल। इसे लिखित स्रोत का काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल किस समय के बीच को कहा जाता है? तो 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल किस काल को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल कहा जाता है 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व के बीच। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाती है? 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल कहलाती है नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है, कैल्कोलिथिक काल है। कैल्कोलिथिक काल क्या है? तो कैल्कोलिथिक काल है 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व। और कैल्कोलिथिक से आप सी से अब शुरू कीजिएगा। कैल्कोलिथिक तो यानी कॉपर कांस्य युगीन कालीन को कहा जाता है कैल्कोलिथिक काल। कांस्य युग काल क्या है? तो अभी तुरंत बताए हैं, 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है कांस्य युग का समय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, लौह युग का समय है। तो लौह युग का समय किसे माना जाता है? तो लौह युग का समय माना जाता है 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच को लौह युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव निवास का इतिहास डैश तक प्राचीन है। बिहार में मानव के इतिहास 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। अगला प्रश्न है, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। तो ये इसे किससे संबंध है? तो ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से नव पाषाणकालीन संस्कृति तक है। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। तो इसका सही जवाब होगा नियंडरथल कहा गया है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि नगर से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाणकालीन। अगला प्रश्न है, मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यवर्ती प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये हैं पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मुंगेर से मिले हैं। चिरांद, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में। चिरांद
जो कि सारण में है, और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा नव प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं उपयुक्त सभी से, यानी चिरांद शासन, चेचर वैशाली और मनेर एवं सोनपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उपयुक्त सभी सत्य है, यानी यहाँ पूरा तात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। बिहार में आदि मानव निवास करते हैं। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। तो ये सभी सत्य हैं। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें आप ऐतिहासिक काल के से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ऐतिहासिक काल बताइए क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्रचलित था। तो ऐतिहासिक काल में क्या प्रचलित था? तो ऐतिहासिक काल में उपरोक्त सभी प्रचलित थे। जादू टोना, तंत्र मंत्र, सिद्धि उपासना, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आई है, वह है, तो वह क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी बहेलिया कार्य, सपेरा, जादू टोना, ये प्राचीन काल ऐतिहासिक काल से ही चली आ रही है। ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्य की सर्वाधिक बसावट हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा घाटी में सर्वाधिक लोग बसे थे। ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, यानी पूर्ण भद्र चैत्यालय और मणिभद्र चैत्यालय। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो प्राचीन बिहार में शासन प्रबंध। प्राचीन बिहार में किस प्रकार से शासन प्रबंध था, जिसमें बहुत सारे वंश आए थे, बृहद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। तो देखते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है। तो बृहद्रथ का उल्लेख किसमें है? महाभारत में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी में। मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख उपरोक्त सभी में है, यानी महाभारत, पुराण और बौद्ध ग्रंथ तीनों में है। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख किसमें हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी भागवत पुराण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ, ये तीनों में हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव यानी जनपद का अधिपति था? ये 80,000 जनपद का अधिपति था। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? कितना भाग भूमि कर लेता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? तो सैन्य क्यों कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा अस्थाई सेना बना रखी थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासन काल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो बुद्धत्व की प्राप्ति बिंबिसार के समय में किया था। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्यावली सूत्र में। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? तो ये युद्ध चला था 16 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में कब हुआ था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बसाया गया था? उदयन के द्वारा बसाया गया था। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट था नागदशक। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? वैशाली को वास्तविक राजधानी शिशुनाग ने बनाई थी। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अथवा प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है महापद्म नंद को। किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो इसका सही जवाब होगा घनानंद। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त के किस नाटक पुस्तक में हुआ है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर यानी पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्म नंद। अगला प्रश्न है किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय व्यवस्था स्थापित किया था? केंद्रीय व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 भागों में विभक्त था। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मौर्यकालीन राज व्यवस्था को किस अंग का प्रमुख होता था? मौर्यकालीन राज व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो ये 6 समितियों का सहयोग रहता था और 6 में 5-5 थे तो कुल 30 थे। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 से 20 मंत्री होते थे। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे। उन विभागों को क्या कहा जाता था? उन विभागों को कहा जाता था तीर्थ। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी विभागों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो 18 तीर्थों का उल्लेख है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 भागों में विभक्त थी। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा पन कहलाती थी। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अर्थशास्त्र में सीता भूमि को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को भेजा था। अगला प्रश्न है ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक और दशरथ, ये दोनों ने करवाए थे। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष है। गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था? 320 ईस्वी में हुआ था। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का आश्रय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस शासक से सिंघल यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ था? तो गुप्त युग में स्थापित हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, तो ये गुप्त काल में स्थापना हुई थी। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष तक रहा था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र से था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र नगर से था। अगला प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे। यहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाहियान। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुएनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इसिंग के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशांक ने ही महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्तवंशी शासक ये थे बौद्ध धर्म को मानने वाले। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इसका सही जवाब होगा जीवित गुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौखरी वंश। अब अगला टॉपिक है जैन धर्म और बिहार। तो जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न बढ़ते हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार, एक मिनट। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? जैन धर्म के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदि तत्व। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं। जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार जीन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त जीवन, मोक्ष, कर्म 6, यानी उपरोक्त सभी। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है। बिहार का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार से। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। 10वें तीर्थकर
शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतरा में अंकित है। 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है पारसनाथ यानी श्री सम्मेद शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है श्री सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो समाधि गिरी, समीद गिरी, मल्ल पर्वत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? ऑप्शन है अजितनाथ, मल्लीनाथ, शीतलनाथ या नेमीनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मल्लीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसुपूज्य। 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म राजगिरी में हुआ था। 14 का डी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में है। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि है पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थूलभद्र ने किया था। किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम संगीति। अगला प्रश्न है दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। दिगंबर के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20पंथी, 13पंथी, समैयापंथी यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो वेद में सम्मिलित किया गया है आगम शास्त्र को। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैन का शाब्दिक अर्थ है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैनों को कहा जाता था। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैनों के। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? तो मगध में अधिक समय बीता था। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? महावीर किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन राजगीर में दिया था। और पूछा जाएगा कि जैन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने कहाँ प्रवचन दिया था? तो वो सारनाथ, लेकिन ये महावीर राजगिरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का महावीर का पहला शिष्य कौन था? महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमाली था महावीर का पहला शिष्य।
अब है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बौद्ध धर्म और बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इससे संबंधित कौन इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च यानी ज्ञान बोधि प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 528 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, बुद्ध का तात्पर्य है, बुद्ध का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण का अर्थ यह क्या है? समाप्त होना या बुझना। निर्वाण का क्या अर्थ है? समाप्त होना या बुझना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है प्रतीत्यासमुत्पाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? निर्माण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष। यानी उपर्युक्त सभी आंसर इसका जवाब हो जाएगा। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानिष्कर्मण। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है, बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में है। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुत यानी 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्ठी वन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनय पिटक में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80,000 ग्रामों का अधिपति था। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, बौद्धकालीन मगध की चर्चा अथर्ववेद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ यानी उपर्युक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजगिरी नगर पांडव, गिजकुट, बेभार, इसी गिली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुत्त निपात की अठ कथा में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? लूब ग्राम में किया था। बौद्ध भिक्षु आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका सही जवाब होगा थेरी गाथा में संग्रहित हैं। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में हुई थी। गंडकी नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? गंडक नदी का उल्लेख, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के कथा अनुसार बौद्ध कालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्या नाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महाविहार, विश्वविद्यालय, संघाराम या उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7707। रुम्मनदेई किस घटना से संबंधित है? रुम्मनदेई किस घटना से संबंधित है? तो रुम्मनदेई बुद्ध का जन्म हुआ था। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत्त साहित्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूत और विनय पिटक। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस आयोजन की अध्यक्षता तिस्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिधम्म पिटक। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यय समुत्तवाद। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनय पिटक। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्धकालीन अभिलेख लिखे गए हैं पाली भाषा में। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महासंघिक में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वास्तिक। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? निर्वाण की प्राप्ति होती है अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। न्यायशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तत्व चिंतामणि की रचना बिहार में हुई थी। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आपन कहा जाता था। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? 25 प्रकार के। बौद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? किस प्रकार का उपदेश दिया था? शिल्पी बनने का। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन यानी प्रचलित मुद्रा में मिलता था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 कहापन। गौतम बुद्ध ने वैशाली के अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45वां। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? बौद्ध संघ का प्रधान बना था महाकश्यप। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए बौद्ध संगति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत प्रतिपादन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतीत्य समुतवाद। अब है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बौद्धकालीन संघाराम, महाविहार एवं विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मिनट, अगला अंतिम ही टॉपिक होगा, इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत लगता है स्टार्ट होगा। ठीक, सही बात। तो लास्ट टॉपिक है और बहुत कम प्रश्न है, मात्र 10 प्रश्न इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन भारत समाप्ति होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, 12वें जैन तीर्थंकर बसुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बसुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंपा में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा हुआ है। उपरोक्त सभी में हुआ है, यानी अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय और महाभारत, ये सभी में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा उदयभद्र। मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। किस नाटक रचना में उल्लेख है कि नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीज़ें धरती पर गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी पालकाप्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य बेरोचन की रचना है रत्नवाद चक्र, डी आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे रत्नाकर शांति। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं मध्यकालीन बिहार वाले टॉपिक में, और उसके बाद मध्यकालीन बिहार में जितना भी प्रश्न बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन कालीन बिहार के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी प्राचीन कालीन बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे वो सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। इसके आगे कुछ नहीं आने वाला है, तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 1 से 2 बार आप देखिए, रिवीजन हो जाएगा और इसी में से जो भी प्रश्न आने का होगा आएगा, इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।